नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड से स्टार्ट होने की वजह से इंग्लैंड जो था उस समय यूरोप का सर्वप्रमुख देश बन चुका था। अब औद्योगिक क्रांति समझने से पहले हम थोड़ा सा इंग्लैंड की स्थिति को यूरोप में समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो अटलांटिक महासागर में है स्थित है। एक छोटा सा द्वीप इंग्लैंड है जो कि यूरोपियन महाद्वीप से इंग्लिश चैनल के द्वारा पृथक है। इंग्लैंड के ऊपर ही इसके साथ ही जुड़ा हुआ द्वीप है ये जो है स्कॉटलैंड, इसके साथ ही वेल्स है और इससे थोड़ा सा हट के आयरलैंड है जो उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड में बटा हुआ है। इंग्लैंड ने अपने में कंपाइल करके वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की थी। तो इस पूरे एरिया को जो आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये सब किंगडम अलग हैं लेकिन ये यूनाइट होकर यूनाइटेड किंगडम कहलाती हैं। इसका अर्थ ये है कि यूनाइटेड किंगडम का एक अलग झंडा है और इन सभी के अपने अपने अलग झंडे, अपना अपना अलग संविधान है, लेकिन इन सभी का सम्राट जो है वो एक है, एक ही होगा। ये अपने में स्वतंत्र भी होंगे लेकिन ये इनका जो सम्राट एक होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये चारों फॉलो करेंगे। ओके मैम। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक औद्योगिक क्रांति पर। औद्योगिक क्रांति लगभग 1767 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी और ये वर्तमान समय तक प्रगति कर ही रही है। ट्यूडर वंश महारानी एलिजाबेथ उस समय की साम्राज्ञी थी और महारानी एलिजाबेथ के समय को इंग्लैंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनको बहुत प्रबुद्ध महिला थी और उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को भी प्रोत्साहन दिया और व्यापार को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जिससे कि इंग्लैंड जो था एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, क्योंकि उस समय तो यूरोपियन कंट्री के फ्रांस जो है वो भी शक्तिशाली था, स्पेन भी था और भी तो देश थे, लेकिन क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुआ। आखिर ये प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ यह जानेंगे। सबसे पहला था पॉइंट की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के फलस्वरूप आर्थिक विकासों को प्रोत्साहन और संसदीय व्यवस्था को शक्तियां प्राप्त होकर प्रोटेस्टेंट धर्म जो था उसको भी प्रोत्साहन मिला। कट्टर कैथोलिक धर्म की जगह प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रोत्साहन मिला। कट्टर कैथोलिक धर्म ऋण लेना, व्यापार करना इन सब में फाउंडेशन करता था, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो इन सबको कर्ज लेना, व्यापार करना, व्यापार के लिए ऋण लेना या मुनाफा कमाना इन सबको वो प्रोत्साहित करता था। तो इस तरह से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद में अचानक में व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। अब औद्योगिक क्रांति क्यों कहते हैं, औद्योगिक विकास क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका तो विकास हो रहा था। तो औद्योगिक विकास इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये एकदम से अचानक बहुत बड़े पैमाने पर इसमें परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तो अचानक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन जो होता है वो क्रांति ही कहलाता है, इसलिए इसका नाम औद्योगिक क्रांति रखना उचित है। अब दूसरा ये कारण था कि शासकों द्वारा संरक्षण। जब व्यापार बढ़ा तो जाहिर बात है कि शासकों के राजकोष में भी वृद्धि हुई, तो इसलिए शासकों ने अपने जो व्यापारी थे और इंग्लैंड के लोग थे उनको प्रोत्साहित किया कि वे व्यापार के लिए उद्योगों की स्थापना करें, कारखानों की स्थापना करें और ये देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाकर वो अपना व्यापार बढ़ाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बाहर के देशों में भी इंग्लैंड वासियों ने अंग्रेजों ने जाकर अपने उपनिवेशों की स्थापना की। तो तीसरा पॉइंट था कच्चे माल तथा मार्केट की उपलब्धता। इंग्लैंड जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध था और मार्केट ये अमेरिका में, भारत में, कनाडा में इसके बनाए हुए माल की मार्केट यानी कि उसकी खपत करने के लिए बहुत से ऐसे उपनिवेश उपलब्ध थे इसके पास। तो यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ और उत्पादन बढ़ा। इंग्लैंड में बड़ी संख्या में औद्योगिक कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक
मिले, जिससे कि उन्हें सस्ते दामों पर कम पैसों में उद्योगपतियों को काम करने वाले वर्करों की कमी जो थी वो पूरी हुई। इसके अलावा कृषि द्वारा पूंजी का इकट्ठा होना, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ रहे थे। अब जो कृषि जो थी वो उसके लिए भी मशीनें उपलब्ध हो रही थी, और जैसे बीज छिड़कने वाली मशीनें हुई, तो इसमें इन सब के चलते कृषि में जहाँ 100 लोग लगते थे एक खेत में, वहाँ पे उनका काम 10 लोगों में ही पूरा हो रहा था। इसके अलावा चकबंदी के द्वारा जो छोटे छोटे खेत थे वो बड़े बड़े फार्म हाउस में तब्दील किए जा रहे थे, और छोटे किसान अपने अपने खेतों को बेचकर वो शहर की तरफ आ रहे थे। तो कृषि में बहुत ज्यादा विस्तार के द्वारा जो वहाँ से लोग गांव से खाली हो रहे थे, कृषक मजदूर जो खाली हो रहे थे, वो बड़े पैमाने पर शहर आए और वहाँ पर उद्योगों में काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब संयुक्त व्यापारिक कंपनियों का गठन, बड़े पैमाने पर उद्योग करने के लिए एक पर्टिकुलर अलग अलग व्यापारियों की जगह पर संयुक्त व्यापारियों का गठन होना शुरू हुआ। सबसे पहले जैसे लंदन कंपनी स्थापित हुई इंग्लैंड में, जो कि 173 लोगों के साथ में अमेरिका गई और वहां पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हम इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग जानते हैं, जो 78 व्यापारी उस समय भारत में आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो ये संयुक्त व्यापारिक कंपनियों का गठन हुआ। इसके अलावा इंग्लैंड में लोहे और कोयले की उपलब्धता थी, वहाँ लोहे और कोयले की खानें बहुत बड़ी मात्रा में थी। लोहे से एक तरह से क्रांति आ गई, क्योंकि मशीनें तो लोहे से ही बनेंगी, और अन्य यंत्रों को बनाया गया। लोहे को गला के कई मशीनों का, यंत्रों का आविष्कार किया गया, और कोयले की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में जो ईंधन का कमी थी वो कोयले ने पूरी की। प्रोटेस्टेंटों की भूमिका, हमने आपको बताया था कि ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक तो रूढ़िवादी था, जबकि प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय जो था वो उद्योगों को, व्यापार को बढ़ाने में यकीन रखता था और उसको प्रोत्साहित करता था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। जी, अब हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या था, कि ये लोग व्यापारिक कंपनियां जहाँ जाती थी विदेशों में, वहाँ ये लोग रुक जाते थे, वहाँ ये लोग बस्तियां बना लेते थे, और वहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी बस्तियां, उपनिवेशों की स्थापना करते थे। किस लिए? व्यापार करने के लिए। तो क्या हुआ कि इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में 13 बस्तियां इन्होंने बनाई। इसके अतिरिक्त भारत में कई बस्तियां बनी, उपनिवेश बना, और कनाडा में भी इनके उपनिवेश बने। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि अपने उपनिवेशों पर के राजनीति में भी हस्तक्षेप करके और उपनिवेशों को अधिकार में अपने ले लिया, और उपनिवेशों को अपने एक मार्केट के रूप में इस्तेमाल करने लगे, जिससे इनके बने हुए माल की भारी मात्रा में खपत इन उपनिवेशों में हुई, और मन चाहे दाम लेकर इन्होंने बड़ी आर्थिक प्रगति की। इसके अलावा ब्रिटिश टेक्सटाइल सामान की मांग, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल था, सूती वस्त्र। आप कहना ये यहाँ पर ये कहना ठीक होगा कि औद्योगिक क्रांति का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो सूती वस्त्र से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। सूती वस्त्र की बड़ी संख्या में मांग थी। इंग्लैंड में शांति और स्थिरता, न ही यहाँ पे किसी भी प्रकार के गृह युद्धों की अधिक संभावना होती थी, तो इसलिए ये लोग जो है युद्धों से बिल्कुल अलग रहकर अपनी शैक्षिक और औद्योगिक उन्नति में लगे रहते थे, और ये इनके लिए बहुत बड़ा सहायक बिंदु बना औद्योगिक क्रांति के लिए। वैज्ञानिक खोजों में जो तकनीकी आविष्कार जो हो रहे थे वो कारखाना प्रणाली की ओर ले जा रहे थे, और यहाँ के उद्योगपतियों में एक खास बात थी कि वो एक तरह से कंपटीशन लगाते थे कि हमारे जो कारखानों में जो हमारी मशीनें काम कर रही हैं, जो इन मशीनों को और अधिक डेवलप कर देगा और अधिक अच्छा बना देगा, जिससे हमारा खर्चा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हमारे माल की गुणवत्ता और होगी, तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो एक तरह से होड़ लग गई, अच्छे से अच्छे यंत्रों की बनाने की होड़ लग गई कि हम अच्छे से अच्छा यंत्र बनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्पिनिंग मशीन रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा बनाई गई थी 1769 में। भाप इंजन सबसे पहले बनाया जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में।
ये इसमें जो इंजन जो था वो भाप से चलने वाला था। तो आप देख रहे हैं इंजन काहे का बनेगा, लोहे का, और जो इसमें ईंधन होगा वो कोयले का। तो यहाँ इंग्लैंड में हम आपको बता चुके हैं कच्चे माल के रूप में कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो भाप इंजन के बनने से बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसके अलावा आप देखें केमिकल उद्योग में वृद्धि, रंगाई के लिए केमिकल का यूज किया गया। इसके अलावा कृषि के लिए केमिकल का यूज किया गया, जो कृषि को बचाने के लिए, कीटनाशक वगैरह के लिए। तो केमिकल उद्योग की वृद्धि में भी औद्योगिक क्रांति की बढ़त हुई। बीजें छिड़कने वाली मशीनें जिन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, और हमने आपको बताया था कि इस तरह से कृषि मजदूर खाली हुए और वो उद्योगों की तरफ श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में हम इन्हें प्राप्त हुए। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने 1767 ईस्वी में। वरना जैसे इनके उपनिवेश थे तो वहां से इंग्लैंड तक कोई खबर पहुंचाने के लिए 3-3, 4-4 महीने का टाइम लग जाता था। टेलीग्राम और ये टेलीफोन वगैरह के इसके प्रयोग से आगे चलकर 19वीं सदी में क्या हुआ कि इनके जो संदेश थे बहुत जल्दी तुरंत के तुरंत बल्कि पहुंच जाते थे, और वो अपने आप को अगर कोई कमी होती उसमें सुधार भी कर लेते थे। कोई डिमांड है उसको तुरंत पहुंचा रहे हैं। तो इन सब सुविधाओं से औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। इसके अलावा फैक्ट्री प्रणाली का उदय हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं उद्योग में कारखाने वगैरह बने। तो पहले क्या होता था, कुटीर उद्योग होते थे। औद्योगिक क्रांति से पहले कुटीर उद्योग थे, लोगों ने अपने अपने घरों में बैठे और सामान बना रहे हैं। अब क्या था, पहले छोटे छोटे कारखानों का, फैक्ट्रियों का उदय हुआ, जिसमें कि फैक्ट्री का मालिक एक ही जगह पर बैठाकर सबको काम देता था और वहीं बैठकर उन्हें करना पड़ता था। उससे ये होता था कि एक ही गुणवत्ता का माल तैयार होता था, और वो एक तरह का यही आगे चल के उद्योगों, बड़े बड़े उद्योगों और बड़े बड़े कारखानों के रूप में विकसित हुआ। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड माल का उत्पादन, कि जैसे अब आप लोग इस समय देखिए कि अगर आप एक चिप्स का पैकेट खरीदें, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी चिप्स का पैकेट खरीदा, वो आपने एक छोटे से गांव में उस कंपनी के चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने बंबई गए वहां उस चिप्स का पैकेट खरीदा, क्या स्वाद में अंतर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने कोई बहुत बड़ी मात्रा में एक ट्रक भर के कोई सामान लिया, तो उसमें देखें आप, चाहे उसमें आप प्लास्टिक का सामान लें, चाहे उसमें आप कोई गिलास लें, चाहे कांच का सामान लें, चाहे कुछ भी लें, तो वो सारी चीजें एक जैसी ही होंगी। शैम्पू की बॉटल्स हैं तो वो शैम्पू की बॉटल एक जैसी ही होंगी, उसके अंदर उन चीजों में, बोतलों में भरा सामान एक जैसा होगा। यानी कि गुणवत्ता, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के माल को जो है का उत्पादन शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति से। कहीं भी कोई भी, वैसे क्या था, और कुटीर उद्योग में मान लीजिए कोई अपने अपना सामान बना रहा है, इसका ज्यादा अच्छा, उसका ज्यादा अच्छा। अब एक ही कंपनी, एक ही स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि उसके द्वारा बनाए गए सामान का उत्पादन बिल्कुल एक ही क्वालिटी का होगा। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति कंप्लीट हुई इन सब चीजों से, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के द्वारा आर्थिक रूप से इंग्लैंड सर्वप्रमुख ताकत बना यूरोप की। अब क्या था, औद्योगिक क्रांति के महत्व को अगर हम देख लें तो सामाजिक महत्व में यहाँ पर लोगों के रहन सहन का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, और औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। राजनीतिक महत्व में शासक और उदार हुए, व्यापारियों का जो दखल था वो राजनीति में भी बढ़ा। और इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो बड़े श्रमिक संगठन बने, लेबर पार्टी बनी, और जो श्रमिक थे उनको भी, साधारण जो मनुष्य थे उनको भी मताधिकार का यहाँ पर उनको भी अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला, और समाजवाद का भी उदय हुआ। शैक्षिक में जब पैसा हुआ तो लोगों ने बड़े बड़े स्कूल खोले, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और शिक्षा के स्तर में भी सुधार आया। आर्थिक रूप में आप जानते ही हैं, जब औद्योगिक क्रांति है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक प्रगति तो होना निश्चित ही है। तो ये था आज का टॉपिक, औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 1767 से स्टार्टिंग थी इसकी, और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़त आई थी। और ये आज भी जो है उद्योग के ही फलस्वरूप जो आर्थिक हमारी जो एक चीज़ है, आर्थिक प्रगति है, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे उद्योगों का ही होता है। आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।